अक्सर अक्षरों को बस पढ़ने लिखने का एक जरिया मान लिया जाता है। लेकिन आज संस्कृत वर्णमाला में छिपे उस गहरे और प्राचीन विज्ञान को डिकोड किया जाएगा जो सच में दिमाग हिला देने वाला है। आज ये पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा कि ये सिर्फ कुछ अक्षर नहीं बल्कि ध्वनि का एक पूरा का पूरा विज्ञान है। इस बेहतरीन सिस्टम को आसानी से समझने के लिए इसे 5 हिस्सों में बांटा गया है। वर्णमाला की शाखाएं, स्वतंत्र स्वर, आश्रित व्यंजन, ध्वनि का शरीर विज्ञान और अंत में इसके मजेदार व्यावहारिक उपयोग। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं पहले भाग से, वर्णमाला की शाखाएं, जो इस पूरे विज्ञान की नींव है। कोई भी अक्षर, जिसे संस्कृत में वर्ण कहा जाता है, मुख्य रूप से 2 अलग-अलग परिवारों में बटा होता है, स्वर और व्यंजन। यही प्राथमिक विभाजन इस भाषा का सबसे मजबूत आधार है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात है निर्भरता का सिद्धांत। देखिए, स्वर बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, इनका उच्चारण बिना किसी सहारे के किया जा सकता है। दूसरी तरफ व्यंजन पूरी तरह आश्रित होते हैं। एक व्यंजन को साफ साफ बोलने के लिए उसमें एक स्वर का जुड़ना एकदम अनिवार्य है। ये बहुत ही तार्किक और साफ विभाजन है। आइए अब जरा दूसरी कड़ी की ओर बढ़ते हैं और इन स्वतंत्र ध्वनियों यानी स्वरों पर करीब से नजर डालते हैं। सरल स्वर, जिन्हें समानाक्षर भी कहा जाता है, हमेशा ह्रस्व यानी छोटे और दीर्घ यानी लंबे जोड़ों में आते हैं, जैसे अ और आ या ई और ई। लेकिन यहाँ एक बहुत ही कमाल का अपवाद है। लृ स्वर, इसका कोई दीर्घ रूप होता ही नहीं। ये इस भाषा की बारीकी और सटीकता को दिखाता है। अब इसका गणितीय जादू देखिए। जब 2 सरल स्वरों को मिलाया जाता है तो संयुक्त स्वर या संध्याक्षर बनते हैं। उदाहरण के लिए अ और ई को मिलाइए तो बन गया ए, और अ और उ को जोड़िए तो ओ बन जाता है। ये एकदम किसी सटीक मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह काम करता है। और यहीं पर महान प्राचीन विद्वान महर्षि पाणिनि का एक बहुत ही खास नियम याद रखना जरूरी है। उनका नियम बिल्कुल स्पष्ट है कि संयुक्त स्वर यानी संध्याक्षर कभी भी छोटे या ह्रस्व रूप में नहीं हो सकते। वे हमेशा दीर्घ ही रहेंगे, कोई अपवाद नहीं। स्वरों का एक और बड़ा ही रोचक रूप है अनुनासिक स्वर। ये वो ध्वनियां हैं जो नाक की मदद से यानी नेजल टोन में निकलती हैं। उच्चारण की लंबाई के आधार पर इनमें भी अलग अलग वैरायटी देखने को मिलती है, जैसे ह्रस्व, दीर्घ और यहाँ तक कि एक एक्स्ट्रा लॉन्ग उच्चारण जिसे प्लूति कहा जाता है। स्वरों को समझने के बाद अब तीसरे भाग पर चलते हैं, आश्रित ध्वनियां, जिन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों की ये पूर्ण निर्भरता सच में बड़ी दिलचस्प है। अगर एक शुद्ध व्यंजन को देखा जाए तो वो असल में बस एक आधा अक्षर होता है। जब तक उसमें कोई स्वर न जुड़े उसका पूरा उच्चारण हो ही नहीं सकता। जैसे आधा क और अ मिलकर ही पूरा बोलने लायक क बनते हैं। और ये आश्रित व्यंजन कोई बेतरतीब तरीके से नहीं रखे गए हैं। ये अविश्वसनीय रूप से एक 5x5 के परफेक्ट ग्रिड में सजे हुए हैं, जिसे स्पर्श वर्ण कहा जाता है। उच्चारण के आधार पर इन्हें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग जैसे परिवारों में बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से बांटा गया है। इस ग्रिड के बाहर भी कुछ वर्ण होते हैं, जैसे अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और कुछ विशेष ध्वनियां जिन्हें अयोगवाह कहा जाता है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये सभी ध्वनियां मात्राओं का इस्तेमाल करके स्वरों के साथ विजुअली बड़ी आसानी से जुड़ जाती हैं। अब आते हैं चौथे भाग पर, जो इस पूरे प्राचीन भाषाई सिस्टम का असली क्लाइमैक्स है, ध्वनि का शरीर विज्ञान। संस्कृत वर्णमाला कोई रैंडम लिस्ट नहीं है। ये असल में मानव स्वर यंत्र यानी हमारे वोकल ट्रैक्ट का एक बिल्कुल सटीक और साइंटिफिक नक्शा है। शारीरिक रूप से कोई भी खुद इसका परीक्षण कर सकता है। इन 5 व्यंजन समूहों का क्रम से उच्चारण करने पर साफ महसूस होता है कि ध्वनि गले यानी कंठ्य से शुरू होकर तालु, तालव्य, फिर मूर्धा, मूर्धन्य, उसके बाद दांत, दंत्य और अंत में होठों, ओष्ठ्य तक बाहर की ओर यात्रा करती है। यह हवा के बाहर निकलने का एकदम सीधा रास्ता है। जरा सोचिए, हजारों साल पहले महर्षि पाणिनि ने ध्वनि के इस भौतिक यात्रा को सूत्रों नाम के फॉर्मूलों में कितनी बारीकी से प्रलेखित कर दिया था। हर एक अक्षर का उच्चारण स्थान कितनी सटीकता के साथ परिभाषित किया गया है। और यही इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है।
हजारों साल पहले आवाज को सीधे मानव शरीर की बनावट से जोड़ देना कोई छोटी बात नहीं है। इसे समझने के बाद वर्णमाला केवल अक्षरों की एक सूची नहीं रह जाती, बल्कि एक असाधारण प्राचीन वैज्ञानिक खोज बन जाती है। विज्ञान और इस स्ट्रक्चर को समझ लेने के बाद 5वें और आखिरी भाग में देखते हैं कि इसे प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इन वैज्ञानिक रूप से मैप की गई ध्वनियों को आपस में मिलाने से दैनिक जीवन की अवधारणाओं और जटिल पारिवारिक रिश्तों को समझाने वाली एक बेहद शानदार और समृद्ध शब्दावली तैयार होती है। ये सिस्टम इतनी खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है कि इसी से नामांत्याक्षरी क्रीड़ा, जिसे आज अंताक्षरी कहते हैं, जैसे मज़ेदार खेलों की नींव पड़ी। इसमें एक शब्द का अंतिम आश्रित व्यंजन अगले शब्द की शुरुआती ध्वनि को तय करता है। खेलते खेलते सीखने का गजब का तरीका। और बात सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है। अंत में ये प्रणाली प्रकृति को ध्यान से सुनने और जानवरों की आवाज़ों को वापस वर्णमाला से जोड़ने के लिए भी प्रेरित करती है। तो जाते जाते एक विचार पर गौर किया जाए। जानवरों की प्राकृतिक ध्वनियाँ उस सटीक शारीरिक वर्णमाला से कैसे संबंधित हैं जो अभी सीखी गई हैं? इस सवाल को एक निरंतर चलने वाले प्रयोग के रूप में लिया जा सकता है। प्रकृति के इन नियमों को ऑब्जर्व करें और देखें कि कैसे ध्वनि का ये विज्ञान पूरी दुनिया पर लागू होता है, जो हमेशा कुछ नया खोजने के लिए प्रेरित करता है।